हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू सपोर्ट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BHIC 111 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक यूरोप का इतिहास, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1780 से लेकर 1939 तक। दोस्तों, अगर आप भी BHIC 111 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, स्किप नहीं करिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में जनतांत्रिक कार्यवाही के माध्यम से पुरातन शासन के क्रांतिकारी तख्ता पलट की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, जो फ्रांस की क्रांति थी, मूल रूप से ये पूछ रहा है कि जो फ्रांस की क्रांति थी उसकी जो प्रक्रिया थी उसका वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, देखते हैं हम इसका आंसर। 1780 के दशक में फ्रांस यूरोप का सबसे अधिक आबादी वाला और शक्तिशाली राज्य था। इसकी अधिकांश जो आबादी थी वो ग्रामीण इलाकों में रहती थी। तो जो अब ऐसी कुछ परिस्थितियां वहाँ पे बन गई कि जो राजा थे वहाँ के, जिनको जार बोलते थे, उन्होंने, और जो उनका कुलीन वर्ग था जिसमें जो चर्च के लोग थे, उन्होंने इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर दी कि वहाँ के जो लोग थे वो क्रांति करने पे मजबूर हो गए। तो इसके कारण क्या क्या थे, तो हम पहला कारण देखते हैं, आर्थिक संकट और लोकप्रिय उपद्रव। 18वीं शताब्दी में अधिकांश वर्षों में फ्रांस की अर्थव्यवस्था मध्यम वृद्धि और संपन्नता वाली रही, किंतु इसके फल सबको समान रूप से नहीं मिले। इसमें जो क्या था, इनकी अर्थव्यवस्था तो अच्छी चल रही थी, लेकिन इसका जो लाभ था वो जो ऊपर उच्च कुलीन वर्ग था, जो ऊपर का शासक वर्ग था, वही केवल ले रहा था। नीचे के जो किसान थे, मजदूर थे, वो एक शोषित वर्ग की ही तरह रह रहे थे। 1771 से लेकर 1772 के वर्षों में फसल खराब हो जाने के कारण अनाज तथा रोटी की कीमतों में अनिवार्य वृद्धि हुई, जिसके चलते अनेक स्थानों पर उपद्रव की स्थिति पैदा हो गई। जब फसल खराब हो गई तो लोगों को अनाज वगैरह, रोटी वगैरह की बहुत समस्या हो गई, और उसी टाइम पे फिर महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिससे कि जगह जगह पे वो दंगे होने लगे। शराब के व्यापार में मंदी का दौर 7-8 साल तक चला। इसके बाद चारे का भीषण अभाव हो गया, और उस कितने ही पशुओं ने, चारे के अभाव में पशुओं की जो जान चली गई थी। अब हुआ क्या, 1787 से भयंकर ओलावृष्टि, जबरदस्त ठंड पड़ी थी, और उसके बाद पड़ा था सूखा। इससे जो है अनाज का जो संकट शुरू हुआ, तो उससे कीमतें रोटी और अनाज की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिससे 1.5 से 2 गुना तक उनकी कीमतें हो गई। और जो मजदूर वर्ग था, जो शोषित वर्ग था, या जो काश्तकार थे, किसान थे, उनको वो अनाज वगैरह खरीदना, या डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें थी, जो बेयर नेसेसिटी की चीज़ें थी, उनको खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अब मौजूदा सरकार अपने अनावश्यक खर्चों के जाल से निकल नहीं पाई। सरकार जो थी वो उसी हिसाब से अपना खर्चा कर रही थी, जो विलासिता की चीज़ें थी उनमें खर्चा कर रही थी, और जो कर वगैरह थे उनकी जो व्यवस्था थी उनमें उन्होंने कुछ चेंजेस करे नहीं। उन्होंने कर कम नहीं किए। अगर अकाल वगैरह पड़ता है तो करों की दर कम करी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं, जिससे जो समाज में असंतोष था वो बढ़ता ही गया। कुलीन वर्ग तथा पादरी वर्ग को मिली वित्तीय छूट के कारण आक्रोश की स्थिति और बन गई थी। दोस्तों, जैसे जब खेत किसानों की फसल बर्बाद हो गई तो किसानों को करों में छूट मिलनी चाहिए, लेकिन छूट किसको मिल रही थी, जो कुलीन और पादरी वर्ग के थे, उन लोगों को पहले से ही छूट मिलती हुई चली आ रही थी। तो इसने और ज्यादा लोगों में आक्रोश भर दिया। अब अफवाह ये उड़ गई कि जो कुलीन वर्ग है वो तीसरी स्टेट को गिरा सत्ता हथियाना चाहता है, और इस षड्यंत्र में उन्होंने अनाज के सटोरियों तथा जमाखोरों के साथ हाथ मिला लिया, और वे लोगों को भूखा मारने पर उतारू हैं, जिससे लोग उनके आगे घुटने टेक दें। तो ये अफवाह फैल गई कि जो कुलीन वर्ग के लोग हैं वो सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने जो जो व्यापारी वर्ग था, जिनके पास अनाज वगैरह का स्टॉक रहता था, उस पर कब्जा कर लिया, उसको जमाखोरी कर ली है, जिससे कि बाजार में जो अनाज है वो ना आ पाए, और लोग भूखे मरने की नौबत आ जाए, फिर लोग उनके सामने सरेंडर कर दें। किसान, फिर हुआ क्या, इसके हमले में जो किसान थे वो भूपतियों पर हमला करने लगे। कॉलोनी की जो हवेलियां थी उनको आग लगा दी, लोगों के जो सामान थे उनके दस्तावेज नष्ट कर दिए, और उन्हें जो उनका दसमांश था, जिसको कर बोलते थे, वो कर देने से इनकार कर दिया। और इस तरह से फिर 1789 में, 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हो गई। दोस्तों, हमने देखा फ्रांस की क्रांति के क्या क्या कारण थे। अब हम देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हैब्सबर्ग राजतंत्र। जो हैब्सबर्ग राजतंत्र था ये यूरोप का सबसे प्राचीन साम्राज्य था, और ये यूरोप के मध्य में स्थित था।
ये ऑटोमन के समान बहुराष्ट्रीय था, मतलब कि उस टाइम को जो इसमें ना बहुत सारे, अभी वर्तमान में देखें तो इसके बहुत सारे राष्ट्र इसमें शामिल थे। इसकी समस्याएं लगभग वही जो सारे राष्ट्रों की रहती हैं, वही समान ही समस्याएं थीं। हैप्सबर्ग एक्चुअली एक राजवंश था जिसे हैप्सबर्ग भी उच्चारित किया जाता था, परंतु परिवार का मुखिया प्रत्येक राज्य, ड्यूक, प्रांत या काउंटी के लिए अलग अलग उपाधि धारण करता था। तो हैब्सबर्ग जो था वो एक राजवंश था, उसी के नाम पे क्या बोलते हैं इसको, हैब्सबर्ग राजतंत्र बोलते हैं। वह इन सभी क्षेत्रों में एक संप्रभु के रूप में अलग अलग हैसियत से शासन करता था। तो इनके जो परिवार के लोग थे वो अलग अलग जो थी, जैसे राज्य में है तो उसका अलग हैसियत है, प्रांत में है तो उसकी अलग हैसियत है, काउंटी में है तो उसकी अलग हैसियत है, इस हिसाब से ये राज्य करते थे। उसे इलेक्टर इलेक्टर क्या थे, जो चुनाव करते थे, उनको कहे जाने वाले जर्मन राजकुमारों के द्वारा रोम का राजा चुना जाता था, और फिर वह होली सम्राट की पदवी धारण करता था। होली मतलब पवित्र, जो होली वाला होली नहीं है, होली है, होली होली के मतलब पवित्र। जिन क्षेत्रों पर उसका शासन था उसे पवित्र रोमन राज्य के नाम से जाना जाता था। अब नेपोलियन के हाथों पराजय के बाद 1806 में ये हैब्सबर्ग साम्राज्य था, ये समाप्त हो गया। ऑटोमन साम्राज्य के समान इस राजतंत्र की एकता भी दो प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली क्या थी, जो क्षेत्रीयतावाद थी। इसमें क्या था, जो मध्यकाल से चली आ रही ये समस्या थी इनकी, इसमें विभिन्न जो राजा थे वो केंद्रीय शक्ति के खिलाफ क्षेत्रीय विशेषाधिकार या विशेष संविधान का दावा करते। तो जो क्षेत्रीयता की जो समस्या थी ये इनकी यूनिटी में बाधक थी। 1830 और 40 के दशक में उभर रहा राष्ट्रवाद समस्या थी। प्रत्येक राष्ट्रीयता में विशेष अधिकारों की मांग की गई। सबसे पहले एक भाषा और संस्कृति के संरक्षण और विकास, फिर किसी खास क्षेत्र पर भाषाई और सांस्कृतिक एकाधिकार। अब हुआ क्या, जो राष्ट्रीयता की भावना धीरे धीरे लोगों में विकसित हो रही थी। अब ये बहुराष्ट्रीय एक साम्राज्य था, तो धीरे धीरे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई, तो इसके राष्ट्र जो है वो अलग अलग टूटने की कगार पे जा पहुंचे। फिर एक जैसे जो एक भाषा लोग बोलते हैं, उन्होंने अपना अलग एक राष्ट्र बनाना चाहा। जिनकी संस्कृति एक जैसी मिलती है, उन्होंने अपना अलग राज्य बनाना चाहा। तो इस तरह से इसकी जो है समस्याएं रही एकता में। अब हम देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, युवा इटली, यंग इटली। इटली में ऑस्ट्रिया एक प्रमुख शक्ति थी। नेपोलियन की पराजय के बाद ऑस्ट्रिया का नियंत्रण और भी मजबूत हो गया। जब नेपोलियन जो था वो पराजित हो गया, तो फिर ऑस्ट्रिया का जो नियंत्रण था वो काफी मजबूत हो गया। जर्मन परिसंघ की तर्ज पर इतालवी परिसंघ के लिए मेटरनिक के प्रस्ताव का पिडोमेंट और पोप के परामर्शदाताओं ने विरोध किया। जैसे जर्मन परिसंघ बना था, वैसे इतालवी परिसंघ के लिए जो मेटरनिक का प्रस्ताव था उसका इन्होंने विरोध किया। 1815 के बाद गुप्त संस्थाओं ने इतालवी जैकोबिन परंपराओं के समर्थकों को अपनी ओर आकर्षित किया। जो कुछ गुप्त संस्थाएं थीं, जो मतलब गुप्त रूप से काम करती थी, उन्होंने इनको अपनी ओर आकर्षित किया। कार्बोनरी और अन्य गुप्त संस्थाओं के सदस्यों का सरोकार केवल इतालवी राष्ट्रवाद से ही था। जो गुप्त संस्थाएं थीं उनमें से एक कार्बोनरी भी थी। दक्षिण इटली के कार्बोनरी को 19वीं सदी के क्रांतिकारी संगठनों में जनता का सबसे अधिक समर्थन हासिल था, जो इटली के एकीकरण के बजाय नेपल्स के जनतांत्रिकरण में अधिक रुचि रखते थे। ज्यूसेप ने युवा इटली की शुरुआत की और क्रांतिकारी तानाशाही तथा आतंकवाद के मूलगामी नमूने को अस्वीकार कर दिया। तो इसकी शुरुआत, युवा इटली की शुरुआत कितने करी थी, मेजनी ने करी थी। मेजनी एक जनतांत्रिक राष्ट्रवादी थे। उन्होंने हमेशा नरमपंथियों के संभ्रांतवाद और जैकोबिन के क्रांतिकारी तानाशाही के आदर्श को अस्वीकार किया। सुधारवादी जो मेजनी थे, उनका ये मानना था कि जो संघवाद है स्थायी संभ्रांत वर्ग के वर्चस्व को बनाए रखने के तरीके हैं। मेजनी का राष्ट्रवाद विशिष्ट नहीं था और वे सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता के बाद यूरोप के संयुक्त राज्यों के उदय में विश्वास रखते थे, ऐसा उनका मानना था। हालांकि वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए जनसंग्राम में विश्वास रखते थे, परंतु उनका यह भी मानना था कि सार्वभौम मताधिकार के आधार पर जनतांत्रिक सरकार की स्थापना की जानी चाहिए। वो जन संग्राम में विश्वास तो रखते थे, लेकिन वो ऐसा मानते थे कि सार्वभौम मताधिकार हो, मतलब जो वोट देने का अधिकार हो, जो चुनने का अधिकार हो, वो सबको होना चाहिए। मेजनी ने जन संग्राम में किसानों के समर्थन के महत्व को समझा, परंतु इटली के गणतंत्रवादी कभी भी शहर और गांव के अंतर को नहीं पाट सके। हालांकि उन्होंने किसानों के समर्थन वगैरह उसको तो समझा, लेकिन ये जो अंतर था उसको वो कभी एक नहीं हो पाया वो अंतर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में राजनीतिक वैधता को मजबूत करने में बिस्मार्क की भूमिका की चर्चा कीजिए। जर्मन सेना की सहायता से बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया।
युद्ध और कूटनीति के सहारे इन्होंने इसका एकीकरण किया, क्योंकि यूरोप में ना एक मजबूत राज्य बनने के लिए बड़ी शक्तियों के संबंध में खलल पड़ना तय था। अगर कोई भी राज्य बहुत ज़्यादा मजबूत बनना चाह रहा है तो जो बाकी के राज्य थे उनको इसमें दिक्कत होने लगी थी। नेपोलियन थर्ड के परामर्शदाता थे, वो ये नहीं चाहते थे कि जर्मनी जो है वो एकीकरण की ओर बढ़े, और बिस्मार्क जर्मन राष्ट्र राज्य को मजबूत करने के लिए फ्रांस को युद्धभूमि में हराना चाहते थे। स्पेन की गद्दी पर होजेनजॉर्डन के उत्तराधिकार के विवाद का बहाना बनाकर बिस्मार्क ने फ्रांस के साथ युद्ध छेड़ दिया, जिससे फ्रांस को प्रतिरक्षा की मुद्रा में आना पड़ा, जबकि जर्मन लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा हो गई। जब फ्रांस पे इन्होंने बिस्मार्क ने युद्ध किया तो जो जर्मनी के लोग थे उनमें जो अपने राष्ट्र को बचाने के लिए सारी राष्ट्रीय एकता पैदा हो गई, और उसका इनको मतलब एकीकरण करने में काफ़ी ज़्यादा फायदा हो गया। बिस्मार्क की नीति को प्रसा की प्रतिनिधिक सभा में पर्याप्त समर्थन प्राप्त नहीं था, परंतु वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा। हालांकि जो प्रसा की इनकी जो प्रतिनिधिक सभा थी उसमें इनको पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन बाद में ये इसमें सफल हो गए। 1866 में ऑस्ट्रिया से युद्ध करने से पहले बिस्मार्क ने अपनी नीतिगत कुशलता से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अपने पक्ष में कर ली थी। तो इन्होंने अपनी जो इनकी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी पहले तो इसको मजबूत कर दिया, उसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रिया से युद्ध किया। 1866 में प्रसा की विजय के बाद छोटे जर्मन राज्यों को जिस तरह उसने संभाला और 1867 में जिस प्रकार उत्तरी जर्मनी परिसंघ का निर्माण किया, उससे उनकी कूटनीतिक योग्यता और सफलता का परिचय मिलता है। तो दोस्तों जो बिस्मार्क हैं उनको जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन बुर्जुआ वर्ग में किन लोगों को शामिल कर सकते हैं? तो दोस्तों जो बुर्जुआ वर्ग था एक्चुअली वो जो कुलीन वर्ग होता है उसी को बुर्जुआ वर्ग बोलते हैं, जो जिसमें बहुत सारे लोग पैसे वाले, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है या बहुत सारी पावर होती है, उस तरह के लोग इसमें रहते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में। पश्चिम यूरोप में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को बुर्जुआ वर्ग का युग कह सकते हैं। जो 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था, मतलब 1850 के बाद वाला जो टाइम पीरियड था, पूरे पश्चिम यूरोप में 1850 के दशक के बाद बैंकर, कारखानों के मालिक, खान के जो मालिक थे वो पूंजीपति बुर्जुआ वर्ग के सबसे धनी और प्रभावशाली हिस्से बन गए। इस वर्ग के प्रभुत्व में आने से वर्ग के रूप में व्यापारियों का महत्व घट गया। जैसे जैसे ये लोग प्रभुत्व में आए तो जो व्यापारी थे उनका महत्व कम होता चला गया। वाणिज्यिक बुर्जुआ वर्ग पुराने व्यापारियों जैसे नहीं थे, इसके विविध रूप हो गए। अपने आर्थिक और सामाजिक रिश्तों और आर्थिक गतिविधियों के कारण इनकी अलग अलग पहचान वो बनी। इन्होंने क्या किया था, शहरी संपत्ति में निवेश किया और राजनीति में भागीदारी करी। फिर ये जो औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग था वो छोटी उत्पादन इकाइयों के मालिक या छोटे निजी श्रम पर आधारित उत्पादन संस्थाओं के मालिक की हदों को पार कर गया था, जिनका प्रभुत्व और समृद्धि नीचे से धीरे धीरे पूंजी संचय पर आधारित थी। पूरे यूरोप में जो थे ये मध्य वर्ग के धनी लोग बड़ी बड़ी संपदाएं खरीदने लगे, अभिजात वर्ग की तरह व्यवहार करने लगे, और भूमि आधारित वर्ग भी शहरी संपत्ति में निवेश करने लगा था। तो इस तरह से एक नए बुर्जुआ वर्ग का उदय हो रहा था। लोकतंत्रीकरण से बुर्जुआ वर्ग का विस्तार हुआ और एक नए वर्ग के रूप में बुर्जुआ वर्ग के प्रभुत्व स्थापित होने की असमानता भी पैदा हुई। उच्च और अधिक पदों पर बुर्जुआ वर्ग के धनी वर्ग और भूमि से अलग हुए भूमिपतियों का वर्चस्व था। तो जो भी भूमि वगैरह थी उस पे जो इन्हीं के उच्च वर्ग के भूमिपति थे उन्हीं का वर्चस्व था। उनके बीच आपसी मतभेद हालांकि था, परंतु विशेषाधिकार और तानाशाही के खिलाफ वे पूर्णतः एकजुट रहते थे। वो अपने एक दूसरे से जो मतभेद तो उनके थे, लेकिन जब उनके विशेषाधिकार की बात आती थी, जब पूरे बुर्जुआ वर्ग के अधिकारों की बात आती थी, तब वो सारे मिलके एक हो जाते थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है बिट व्यवस्था। तो देखते हैं हमारा बिट व्यवस्था क्या थी। बिट व्यवस्था में सीमा शुल्क संरक्षण, मौद्रिक स्थिरता, वित्तीय सुधार, भारी कराधान और विदेशी निवेश के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। ये जो बिट व्यवस्था थी इसमें विदेशी निवेश है, प्रोत्साहन और कराधान वगैरह है, वित्तीय सुधार है, इन सब चीज़ों पे बल दिया गया था। इनका जो उद्देश्य था वो उद्यमों, जो निजी उद्यम थे उनको प्रोत्साहित करना था, और जो राजकीय पूंजीवाद के व्यापक कार्यक्रम के जरिए जो समृद्ध प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन करना इनका जो है वो उद्देश्य था। इन्होंने आशा जताई कि जो धातु निर्माण और ईंधन उद्योग हैं इनके विकास को बढ़ती शहरी और औद्योगिक जो मांग है उससे बल मिलेगा। बढ़ती शहरी और औद्योगिक मांगों के कारण कृषि बाजारों का तीव्र गति से विकास होगा। धीरे जैसे जैसे शहर बढ़ रहे थे, जो कृषि का
जो ज़रूरतें थी वो भी उसी हिसाब से बढ़ रही थी। तो ऐसी इनकी मान्यता थी कि जैसे जैसे शहर बढ़ते जाएंगे तो जो कृषि के जो उत्पाद हैं उनकी भी मांग बढ़ती जाएगी। वित्त के अनुसार औद्योगिकरण में हुई देरी की पूर्ति और तेज दर से वृद्धि करने के लिए इंग्लैंड के बजाय जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका से सर्वाधिक उन्नत प्रौद्योगिकियों को आयात करना होगा और विशाल कारखानों की स्थापना करनी होगी। अब ये बोल रहे थे कि जो औद्योगिकरण में हमारे यहाँ देरी हो गई है तो उसके लिए इंग्लैंड के बजाय जर्मनी और अमेरिका से मशीनें आयात करो, वहाँ से टेक्नोलॉजी मंगाओ, बड़े बड़े कारखाने लगाओ, जिससे कि हमारी जो वृद्धि है वो तेजी से हमारी भी वृद्धि हो। घरेलू पूंजी, उद्यमशीलता और कुशल श्रमिकों की कमी के साथ साथ रूस और उसके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के बीच बढ़ती खाई के कारण इस प्रकार की विशेषताएं जो थी वो सामने आ गई थीं। हालांकि राज्य के व्यापक हस्तक्षेप संबंधी वित्त व्यवस्था एक निर्भीक और समयानुकूल प्रयास था, परंतु ये पूर्णतः नवीन विचार नहीं था। इससे पहले भी इस तरह के विचार लोगों में आ चुके थे। अब दोस्तों देखते हैं हम गेरसेन क्रोन। जो गेरसेन क्रोन था ये अलेक्जेंडर गेरसेन क्रोन ने पिछले पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विचार विमर्श करते हुए लिखा। इन्होंने क्या लिखा है कि पूर्व शर्त या टेक ऑफ जैसी कोई स्थिति नहीं होती है, क्योंकि औद्योगिकरण में इसकी कोई स्पष्ट मौजूदगी नहीं होती। उनका मानना था कि औद्योगिकरण एक रास्ता दिखाता है, परंतु उस रास्ते पर चलने के तरीकों में काफ़ी अंतर हो सकता है। ये इस बात का भी विरोध करते हैं कि औद्योगिक रूप से अधिक विकसित देश कम विकसित देश के लिए भविष्य की एक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। वो भी बोलते, जो अलेक्जेंडर गेरसेन क्रोन थे, उन्होंने ये बोला था कि जो अधिक जो विकसित लोग हैं वो जो देश हैं वो कम विकसित देश हैं उनके लिए भविष्य की एक तस्वीर है कि सारे जो कम विकसित देश हैं वो हम उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं कि हम अगले 10 सालों में, 20 सालों में या 50 सालों में उस देश की बराबरी कर लेंगे। इस तरह से उनका मानना है कि एक पिछड़ा हुआ देश अपने पिछड़ेपन के बीच से ही बचाव का रास्ता निकालता है, जो विकसित देश के रास्ते से बिल्कुल भिन्न होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जो विकसित देश है हमेशा उसी के रास्ते पे चल के विकसित बना जाए। हर देश की अलग अलग समस्याएं होती हैं, तो उस देश को अपने हिसाब से कुछ नए रास्ते निकालने चाहिए। अब इन्होंने कुछ सुझाव क्या क्या दिए। पिछड़े हुए देश की औद्योगिक प्रक्रिया विकसित देशों से भिन्न होती है, ये तो हमने पढ़ लिया। परिस्थितियां संस्थागत उपकरणों के अनुप्रयोग के परिणाम होते हैं जो औद्योगिक राष्ट्रों में देखने को नहीं मिलती। राष्ट्र विशेष की प्राकृतिक औद्योगिक क्षमता और पिछड़ेपन अलग अलग होता है और इनका प्रभाव भी अलग अलग होता है। ये भी ठीक है कि हर राज्य है उसकी समस्याएं अलग होती हैं और उनका जो परिणाम है, प्रभाव है, वो भी अलग अलग होता है। और इनका ये भी मानना था कि बैंकिंग नेटवर्क और राज्य का हस्तक्षेप संस्थागत उपकरण है जो यूरोप के पिछड़े राज्यों में औद्योगिकरण के लिए निर्णायक हैं। तो इन्होंने माना कि जो राज्य है वो अगर ज़्यादा हस्तक्षेप करेगा तो उसकी वजह से जो यूरोप है उसमें जो पिछड़ापन है वो राज्य के ज़्यादा हस्तक्षेप की वजह से है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं? तो औद्योगिक पूंजीवाद क्या होता है एक्चुअली दोस्तों, जो जब 17वीं 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो क्रांति हुई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा उनके कारखाने लगे, उनकी फैक्ट्रियाँ लगीं, तो उससे क्या एक पूंजीवाद का उदय हुआ कि जो पूंजीवादी लोग थे वो मजदूरों का शोषण करते थे, पैसा सेंट्रिक थे, मतलब जिनके जो केवल पैसे पे, अपने व्यापार पे, उस पे ध्यान देते थे और बाकी इनको वेलफेयर जो था लोअर क्लास का उससे कम मतलब था। तो इस तरह के ये पूंजीवादी लोग थे। 18वीं और 19वीं शताब्दियों के यूरोप में आधुनिक राजनीति के कई पक्ष आर्थिक जीवन के रूपांतरण से जुड़े हैं। औद्योगिक पूंजीवाद का विकास इस युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका सीधा संबंध यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति से था। तो जैसा हमने बोला कि औद्योगिक क्रांति से इसका सीधा संबंध था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत से यूरोपीय अर्थव्यवस्था में क्रमिक परिवर्तन हुआ और ये अधिकाधिक मुद्रीकरण और व्यापार की दिशा में बदल गई। सामंतवाद के विपरीत पूंजीवाद ने अनन्य संपत्ति अधिकारों के विकास को अनुमति दी और गैर कृषि क्षेत्र में मजदूरी आधारित श्रम के विकास का समर्थन किया। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, उसने मजदूरी आधारित जो श्रम था उसका समर्थन किया। पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व उन व्यक्तियों के पास होता है जो सीधे उत्पादन में शामिल नहीं होते हैं। तो जो दोस्तों जो उत्पादन के साधन होते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री है, तो किसी फैक्ट्री में अगर मान लो गेहूं प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद आटा बन रहा है, तो जो फैक्ट्री का मालिक है उसको उससे मतलब नहीं है कि गेहूं कैसे बना, कैसे कहाँ से आया, वो उसमें डायरेक्टली ऐसा उसके उत्पादन में शामिल नहीं होता है। बढ़ती मांगों और प्रतिस्पर्धा के कारण बाजार का विस्तार भी हुआ। तकनीकी प्रगति ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और गति दे दी।
औद्योगिक क्रांति की अवधारणा का तात्पर्य मूलतः खास प्रौद्योगिकी और आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में आने वाले बदलावों और परिणामों से है। अब ये औद्योगिक क्रांति का पहला चरण था, जिसमें जो आर्थिक और सामाजिक जीवन था उसमें औद्योगिक पूंजीवाद का वर्चस्व हो गया था। औद्योगिक पूंजीवाद में हुआ क्या था, जो उत्पादन के उद्योगों में है उनमें पूंजी निवेशित की जाती थी। जो श्रम है वो निवेश के वशीभूत होता है और निवेश के बदले में मुनाफे के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो कमाने का इनकी जो वो प्रवृत्ति होती थी। ये व्यापारिक पूंजीवाद या वित्तीय पूंजीवाद से अलग था, क्योंकि उनका ध्यान मुख्य रूप से क्रमशः वाणिज्यिक और वित्तीय लेन देन तक सीमित था, जबकि इनका ध्यान बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने पे था। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रबोधन से जुड़े अर्थ एवं विचारों की व्याख्या कीजिए। तो जो प्रबोधन, एनलाइटनमेंट, प्रबोधन को इंग्लिश में बोलते हैं एनलाइटनमेंट। प्रबोधन काल संबंधी विचारों की शुरुआत का समय 17वीं शताब्दी थी, जब हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में वैज्ञानिक निरीक्षण तथा तर्कवाद के आधार पर एक नई राजनीतिक व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत की। तो इसका जो शुरुआती जो काल है इसका वो 17वीं शताब्दी थी। हॉब्स की एक जो पुस्तक थी लेवियाथन, उसमें इन्होंने तर्कवाद के आधार पर जो नई एक राजनीतिक व्यवस्था प्रस्तुत करी थी। 18वीं शताब्दी उस मध्य वर्ग और उच्च वर्ग के बीच नवीन जागरण की साक्षी बनी, जो एक नई सामाजिक शक्ति के रूप में उभरा। तो दोस्तों जो 18वीं शताब्दी थी वो चाहे भारत में हो चाहे यूरोप में हो, वो एक ऐसी जो नया उसमें उच्च वर्ग था, मध्य वर्ग था, उसके एक नई ही क्रांतियां इस जो शताब्दी थी उसमें हुई। प्रबोधन काल युग के विचारकों ने राजशाही तथा दृढ़ स्थापित चर्च की प्रचलित संस्थाओं की आलोचना की। तो इस टाइम के जो विचारक थे उन्होंने जो राज सत्ता थी और जो चर्च की जो वहां पे परंपरा थी उसकी तीव्र आलोचना करी। उन्होंने शक्ति के दुरुपयोग को समाप्त करने तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता के प्रसार हेतु व्यापक सुधारों का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बोला कि जो शक्तियां हैं उनका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और जो वैयक्तिक स्वतंत्रता है वो सबकी मेक श्योर होनी चाहिए कि सबको वैयक्तिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। निरपेक्ष राजतंत्र के आलोचक थे ये लोग। उन्होंने सरकार, अर्थव्यवस्था और धर्म के बारे में नवीन विचारों का सूत्रपात किया। उन्होंने धर्म को वैज्ञानिक पद्धति द्वारा चुनौती दी और ऐसा विश्वास व्यक्त किया कि तर्क और विज्ञान जो जीवन को है वो सुधार देंगे। तर्क, युक्ति और आलोचना के जरिए इन्होंने मानवीय प्रकृति का लक्ष्य रखा था। धर्म और प्रथा पर आधारित जो प्रचलित आचार व्यवस्थाएं थी उनके स्थान पर इन्होंने जो तर्क आधारित आचार व्यवस्था थी उसको ज्यादा महत्व दिया। अब इसमें शामिल कौन कौन थे जो थे, जैसे मोंटेस्क्यू थे, डेनिस डिड्रो थे, वोल्टेयर थे और रूसो। ये इन जो प्रबोधन था, एनलाइटनमेंट था, उसके महान प्रतिपादक थे। इनके कार्यों ने यूरोप में नए विचार थे उनके विकास में बहुत ज्यादा भूमिका अदा करी। तो दोस्तों चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन। ब्रिटेन के मजदूरों ने 1830 तथा 1840 के दशकों में राजनीतिक सत्ता पर बढ़ते ध्यान का जो प्रदर्शन किया, उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम चार्टिस्ट आंदोलन के रूप में सामने आया। अब इस आंदोलन का जो नाम था वो एक 6 सूत्रीय चार्टर जो था उसके नाम पे पड़ा, जिसको संसद में इन्होंने पेश किया था। इसमें सार्वजनिक मताधिकार था, गुप्त मतदान था, वार्षिक संसद है, समान चुनाव क्षेत्रों है, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के लिए संपत्ति की योग्यता को समाप्त करने तथा उनको नियमित वेतन देने वगैरह की इस तरह की इसमें मांगे थीं। 1839 में पहला चार्टिस्ट अधिवेशन लंदन में हुआ था, जिसकी याचिका हेतु जो 10 लाख लोगों ने हस्ताक्षर करने के बाद इसको सबमिट किया था, लेकिन संसद ने इसको क्या किया, इसको रद्द कर दिया था। अब इसके दो नेता थे, फियरगस ओकॉनर तथा ओब्रायन। इन्होंने ये इच्छा रखी कि जो आंदोलन है उसको ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए। फिर इन्होंने एक आम हड़ताल की घोषणा करी और इन्होंने बोला कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो फिर हम बल प्रयोग भी करेंगे। फिर नवंबर 1839 में हजारों जो कोयला खनिक थे उन्होंने न्यूपोर्ट की ओर शस्त्र वगैरह लेके कूच किया, लेकिन इनके जो एकजुटता थी वो बन नहीं पाई और फिर इनका जो आंदोलन था वो ठंडा पड़ गया। अब चार्टरवाद की लौ एक बार फिर 1848 में अंतिम बार झिलमिलाई। ये पूरे वर्ष यूरोप में क्रांतियों का वर्ष था। संसद में 8 लाख हस्ताक्षरों की एक विशाल याचिका प्रस्तुत करी गई, लेकिन जो था इन्होंने इनका एक जो 5 लाख चार्टरवादियों का विराट प्रदर्शन भी लंदन के मध्य में जो कैनिंगटन कॉमन्स में था आयोजित किया गया, किंतु जो लचर आयोजन तथा असमय की बारिश ने इस संकट को टालने की दिशा में सरकार का साथ दिया और अंत में चार्टरवादियों की जो मांगे थी उनको रद्द कर दिया गया और इनका आंदोलन फिर ठंडा पड़ गया।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है गुप्त संगठन आंदोलन। तो कुछ ऐसे आंदोलन भी थे यूरोप में जो गुप्त रूप से चल रहे थे, जिनका संगठन गुप्त रूप से काम करता था और जो कभी भी समाज की जो ऊपर की धाराएं हैं उनमें नहीं शामिल होते थे, ये अपना अंडरग्राउंड होके काम करते थे। गुप्त आंदोलन यूरोप में विशेष घटना थी। हर कहीं इस प्रकार के मुक्त षड्यंत्रकारी संगठन बनाने का आंशिक कारण पुनर्स्थापित शासकों का संगठित राजनीति पर प्रतिबंध लगाना था। इन गुप्त संगठनों के विविध आयाम भी थे। बहुधा तो ये गुप्त संगठन यूरोप में सक्रिय एक व्यापक उदारवादी आंदोलन की अपेक्षाकृत अधिक क्रांतिकारी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। इनका जो मुख्य राजनीतिक उद्देश्य था वो था कि जो संवैधानिक सरकार है उसका गठन किया जाए। अब जो फ्रांस में नेपोलियन था उसने अपनी जो भावनात्मक निष्ठा थी उसको बनाए रखने के लिए जो फ्रांसीसी गणतंत्रवादी थे उनके कार्बोनारी, तो ये इनका बार बार जो सत्ता हाथे आने की जो योजना थी ये वो बनाते रहते थे। गुप्त संगठनों में महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में जो फ्रांसीसी समाजवादी विशेषकर सेंट सिमो के अनुयायी इसमें शामिल होते थे। इटली में नेपोलियन के कब्जे के समय से ही गुप्त राजनीतिक संगठन उभर चुके थे, तो इनका उदय आंशिक रूप से फ्रांसीसी आक्रमण से निपटने के तरीके के रूप में हुआ था इटली में। इन गुप्त संगठनों का काम नवोदित राष्ट्रवादी लामबंदी था। इससे महत्वपूर्ण गुप्त संगठन इतालवी कार्बोनारी था। जैसा हमने बताया कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो गुप्त संगठन था वो इतालवी था, जिसका नाम था कार्बोनारी। ये संगठन 1811 के आसपास गठित हुआ था। इसका जो उद्देश्य था वो था इटली को एक सूत्र में बांधना और एक गणतंत्र की स्थापना कायम करना। और हालांकि इसमें इसको सफलता नहीं मिली, लेकिन ऐसा इनका मानना यही था कि एक समूचे इटली में एक सरकार के लिए इनको काम करना है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 1848 की क्रांतियां और उनके परिणामों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसको। वर्ष 1848 में यूरोप ने जनता के युग में सतर्कता पूर्वक प्रवेश किया। राजनीतिक लामबंदियों की प्रकृति चाहे जो भी रही हो, लेकिन ये जो लामबंदियां थी जनता का धीरे धीरे इनको समर्थन मिलने लगा था। अब जो स्थानीय सामाजिक संघर्ष है इसकी पृष्ठभूमि 45-46-47 में ही काफ़ी रूप से बन गई थी, और इसका जो कारण था वो क्या था कि फसलें लोगों की खराब हो गई थी, आर्थिक मंदी थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब 1845 में क्या हुआ कि जो आलू की फसल थी वो भी चौपट हो गई, जिससे जो खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया। इसके बाद 1846 में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी तो अनाज वगैरह था और जो फसलें वगैरह थी सब्जियों वगैरह की वो भी खराब हो गई। इस स्थिति के कारण क्या हुआ, जो खाद्यान्न की कीमतें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण बहुत जगह पे फिर खाद्यान्न के दंगे हो गए। अब 1848 के यूरोप में विद्रोह की जो शुरुआत थी वो स्विट्जरलैंड के गृह युद्ध से हुई, जिसमें जो थे क्रांतिकारी रुझान वाले जो प्रोटेस्टेंट कैंटन थे वो रूढ़िवादी कैथोलिक कैंटन से उनसे उनकी झड़प हुई। इसकी 1848 में सिसिली में भी शुरुआत हुई, जहां षड्यंत्रकारियों के एक गुट ने पालेर्मो की प्रांतीय राजधानी में विद्रोह की योजना बनाई। अब दोनों का ये टकराव था 1847 में अपने चरम पर पहुंच गया, और उसके साथ ही राजनीतिक टकराव की उस श्रृंखला की शुरुआत हुई जिसे इतिहासकार आमतौर पर 1848 की क्रांति के बोलते हैं। इस लड़ाई में अंततः जो जीत हुई वो क्रांतिकारी रुझान वाले जो प्रोटेस्टेंट कैंटन थे उन्हीं की हुई थी। जो रूढ़िवादी कैथोलिक कैंटन थे उनकी जो जीत नहीं हो पाई, वो हार गए थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है सुधार अधिनियम 1832। अब हुआ क्या दोस्तों, ब्रिटेन में 1832 में जो संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ था, ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण घटना थी ब्रिटेन के उस टाइम पीरियड की। इसके चलते जो ब्रिटिश राजतंत्र में जो मध्यम वर्ग का धीरे धीरे करके उभर के आ रहा था उसका महत्वपूर्ण स्थान हो गया, और उसके स्थायित्व का दावा जो था वो इसमें किया गया था। अब 18वीं शताब्दी में औद्योगिकरण होने से उससे समय से ही ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था में जो सुधार था उसकी मांग काफ़ी तेजी से हो रही थी। अब यहाँ पे जो बर्डेर तथा ब्रोहेम एवं रसेल जैसे बिग नेताओं के नेतृत्व में मूलगामी सुधारवादी जो थे सुधार के प्रति समर्पित थे, वहीं सत्ताधारी टोरी संवैधानिक सुधारों के विपक्ष में थे। अब 1830 में उदारवादी जो सम्राट थे विलियम चतुर्थ, इनके गद्दी संभालने के साथ ही लोगों को एक लंबे अंतराल के बाद सत्ता में वापसी हुई। एक बार उनके नेता हुए, इस बार उनके कौन थे, लॉर्ड ग्रे। अब इन्होंने सीमित संसदीय सुधार की संभावनाएं अच्छी हो गई। उसी वर्ष यूरोप के अनेक देशों में क्रांति हो गई और इससे ब्रिटेन में सुधारों के प्रयास को थोड़ा सा और बल मिल गया। इस तरह से जो परिस्थितियां थी वो इनके लिए पॉजिटिव हो गई।
इस प्रकार के दबाव में हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक के बाद एक 2 सुधार विधेयक पारित किए, किंतु दोनों विधेयकों को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निरस्त कर दिया। इस अधिनियम का लक्ष्य ब्रिटेन के मौजूदा संविधान को बरकरार रखना था, इसे बदलना नहीं। संसद के भीतर सुधारवादी कार्यक्रम 1832 के बाद बेहद मजबूत हो गया, क्योंकि प्रतिनिधित्व पा लेने वाले नए औद्योगिक केंद्रों से भी और बहुत अधिक सुधारवादी सांसद में जो थे वो संसद में चुन के आ गए थे। तो इस तरह से ये 1832 का सुधारवादी अधिनियम था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उदारवाद के सिद्धांत के विभिन्न पहलुओं की विवेचना कीजिए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी कि 1750 के बाद और जो 1850 के मध्य तक जो उदारवाद था उसको शास्त्रीय उदारवाद के रूप में कहा गया है। इन्होंने जो एक आंदोलन था इसने काफ़ी ज़्यादा उस टाइम में जोर पकड़ा और जॉन लॉक के जो विचार थे उनको शास्त्रीय उदारवाद के उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अब इनकी दृष्टि में कुछ व्यक्तियों के कुछ विशेष मौलिक अधिकार होते हैं। जॉन लॉक थे उनकी दृष्टि में जैसे जीवन है, स्वतंत्रता है, संपत्ति का अधिकार है, इन्हें जो है प्राकृतिक अधिकार के रूप में ये मानते थे। फिर इन्होंने शास्त्रीय उदारवाद ने राज्य की शक्ति को सीमित करके तथा संपत्ति के अधिकार को व्यक्तिगत आवश्यक घटक के रूप में मान्यता देते हुए इसके द्वारा स्वतंत्रता महफूज करने पर प्राथमिक रूप से जोर दिया। तो ये लोग इसमें मानते थे कि जो लोगों के व्यक्तिगत अधिकार हैं उनका जो है सम्मान किया जाना चाहिए। अब इसके उदारवादी विचार थे, इसके 2 सिद्धांत हैं, एक तो उपयोगितावादी है, दूसरा है अहस्तक्षेप की नीति, मतलब हस्तक्षेप ना करना। उपयोगितावादी में क्या है कि ये एक ऐसे दर्शन के रूप में परिभाषित करते हैं इसको कि प्रसन्नता को अधिकाधिक करने में संपूर्ण उपयोगिता ही है जो अकेले किसी कार्य के मूल्य का निर्धारण करती है। तो दोस्तों अगर इसको हम लेमन्स लैंग्वेज में समझें कि कोई काम है तो वो कितना हमारे लिए उपयोगी है। अगर कई काम ऐसे होते हैं जो जिनको करने से हमें कोई खुशी नहीं मिलती, कोई समाज को फायदा नहीं होता या किस जो हमारा देश है, राष्ट्र है, उसको फायदा नहीं होता, तो ऐसे कामों को नहीं करना चाहिए। ये उन चीज़ों पे बल देते हैं जिनसे हमें रियली कुछ फायदा होता है। भविष्य के किसी भी क्रियाकलाप को भूत के उस क्रियाकलाप का अनुसरण करना चाहिए जिसने सर्वाधिक जनसंख्या को सर्वाधिक प्रसन्नता दी हो। उपयोगितावादी ने मानवीय प्रसन्नता तथा इसे जारी रखने की स्वतंत्रता के दर्शन के रूप में शुरुआत करी। जो जेरेमी बेंथम थे ये जो उपयोगितावादी दर्शन था इसके संस्थापक थे। इन्होंने कहा कि निराधार धार्मिक विश्वासों और अविश्वसनीय परंपराओं के स्थान पर उपयोगितावादी मानवीय व्यवहार के वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बल देते हैं। अब दूसरी थी इनकी हस्तक्षेप की नीति। अब ये क्या थी कि जो 18वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में ये विकसित हुई थी और इसने वो क्या बोला था कि अर्थव्यवस्था में मुक्त होना, जो अर्थव्यवस्था है वो मुक्त होनी चाहिए। अत्यधिक अगर जो रेगुलेशन वगैरह होता है तो ये जो हमारा फेयर कंपटीशन होता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है, उसको रोकता है और जो आर्थिक विकास के जो कार्य हैं उनको अवरुद्ध करता है। अब जो इस नीति की जो हस्तक्षेप की नीति थी इसके जो आरंभिक प्रतिपादक थे जो फ्रांस के जो फिजियोक्रेट्स थे वो इसके आरंभिक जो प्रतिपादक माने जाते हैं। जो फिजियोक्रेट्स थे वो एक्चुअली एक अर्थशास्त्रियों का समूह था। वे वाणिज्य के विनियमन और संरक्षण शुल्क के विरुद्ध थे। उन्होंने वकालत की कि व्यक्तिगत हित अर्थव्यवस्था में दिशा निर्देशक शक्ति है तथा ऐच्छिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति के प्रयासों के ऊपर बंधन नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसी को बोलते हैं अहस्तक्षेप की नीति। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्गीय समाज को परिभाषित कीजिए। आधुनिक वर्गीय समाज का उद्भव किस प्रकार हुआ? तो आधुनिक वर्गीय समाज जो था उसका जन्म जो है वैधानिक आधारों और विशेषाधिकार के लिए, इसमें जो कोई ऐसा सामाजिक अवस्था और जो वैधानिक आधार थे इसके आधार पे इसमें कोई विशेषाधिकार नहीं था। ये परिवर्तन धीरे धीरे हुआ, मतलब लंबे समय में हुआ और जो औद्योगिक क्रांति थी इसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो मध्य युग के कला और साहित्य में मूलतः 3 प्रकार के सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व हुआ था। एक तो वे थे जो युद्ध करते थे, भूमिधर कुलीन वर्ग थे। दूसरे थे जो प्रार्थना करते थे और समाज के जो आध्यात्मिक कल्याण थे उनकी देखरेख करते थे, जिसको पादरी वर्ग बोलते थे। और दूसरे वे दुकानों में काम करते थे, तो वो थे किसान और जो ग्रामीण शिल्पी थे। शहरों के पुनर्जीवन के बाद एक चौथा सामाजिक समूह उदित हुआ जिसमें व्यापारी वर्ग शामिल था। जो भूमिधर अभिजात्य वर्ग था वो खेत के मालिक थे, परंतु वे खेती के जो काम थे उनमें कुछ काम ऐसा नहीं करते थे। राजनीतिक स्तर पर भी संबंधों की एक पूरी व्यवस्था कायम की गई थी जिसमें कमजोर व्यक्ति अधिक शक्तिशाली भूस्वामियों से संरक्षण चाहते थे और उसके बदले में आजीवन निष्ठा और सैन्य सेवा का वचन देते थे और उसके बदले में उन्हें जमीन दी जाती थी। अब समाज में उसकी हैसियत सबसे ज़्यादा होती थी जिसके पास धन का स्रोत ज़्यादा होता था
जिसके पास अधिक समय से पदवी होती थी और जिसके पास ज़्यादा सशस्त्र सैनिक और कर्मचारी होते थे। तो जो वर्गीय समाज वही था कि वर्गों में डिवाइड था, जिसके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा सेना है, ज़्यादा पैसा है, वो समाज में ऊपर वर्ग में है। जिनके पास कम पैसा है, कम ज़मीन है, कम रिसोर्सेस हैं, वो समाज में नीचे क्लास में है। तो यही था हमारा जो वर्गीय समाज। अब औद्योगिक पूंजीवाद के अध्ययन संबंधी विभिन्न दृष्टिकोणों की विवेचना कीजिए। तो जो औद्योगिक पूंजीवाद था, इसके अध्ययन संबंधी बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, जिनको एक एक करके हम देखेंगे। जो वाणिज्यवादी थे, इन्होंने क्या बोला था कि ये समृद्धि के लिए विदेशी व्यापार के नियंत्रण द्वारा राज्य के हस्तक्षेप की वकालत करते थे। जो वाणिज्यवादी थे, ये बोलते थे कि राज्य का जो हस्तक्षेप है वो उसमें होना चाहिए, लेकिन इनकी आलोचना इसीलिए करी गई कि इन्होंने बोला कि इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए, जबकि जो मुक्त अर्थव्यवस्था है उसमें इसका हस्तक्षेप राज्य का कम से कम होना चाहिए। फिजियोक्रेट्स थे, इन्होंने ये बोला था इनका मुख्य जो सरोकार भूमि की उत्पादकता के विकास के था, इससे इनकी आलोचना करी गई। अपने समय के मुक्त व्यापार के समर्थक कई उदारवादियों के साथ एडम स्मिथ ने भी जो लेसेज फेयर की नीति थी, वो हस्तक्षेप की जो नीति थी उसके सिद्धांत का इन्होंने भी समर्थन किया। अब एक साइंटिस्ट हुए जो इतिहासकार रिकार्डो का कहना है कि फ्रांसीसी चिंतक बीन द्वारा प्रतिपादित नियम में आस्था थी। इस तरह से इनकी जो बहुत सारी अवधारणाएं थी इसकी। अब माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की जो सीधा असर है वो विकास की गति पर पड़ेगा और अंततः ये समृद्धि पर रोक लगा देगी। स्मिथ की इस अवधारणा को आय की असमानता के बावजूद समाज में समृद्धि रहेगी और विभिन्न वर्गों के बीच सौहार्द कायम रहेगा। समाजवादी लेखकों ने चुनौती दी जो अर्थव्यवस्था के इस विश्लेषण से सहमत नहीं थे। अब जो सिस्मंड, जो समाजवादी जो लेखक थे, सिस्मंड डे सिस्मंडी, इनके अनुसार पूंजीवादी विकास में उत्पादन तो तेजी से बढ़ता है, किंतु इसमें असमानताएं भी उसी तरह से बढ़ती हैं और जिन्हें राज्य के हस्तक्षेप के बिना दूर नहीं किया जा सकता है। फिर कार्ल मार्क्स ने भी ये कहा कि ये असमानता तब तक जारी रहेगी जब तक पूंजीवाद अंततः समाप्त नहीं हो जाएगा। फिर एक दूसरे इतिहासकार थे प्रूदो, उनका मानना था कि असमानता से जुड़े अन्याय को पारस्परिकता या हस्तक्षेपवादी राज्य की तरह या स्वयं सेवी संगठनों से दूर किया जा सकता है। तो ये सब क्या थी, जो हमारा औद्योगिक पूंजीवाद था उस पे उसके अध्ययन के विभिन्न जो है दृष्टिकोण थे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 1820 और 1830 के दशकों के दौरान यूरोप में क्रांतिकारी आंदोलनों का वर्णन कीजिए। 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के मध्य के आसपास रूस में विफल दिसंबरवादी विद्रोह हुआ तथा अपेक्षाकृत सफल यूनानी विद्रोह के साथ क्रांति का ताप नए सिरे से चढ़ा। रूस में जारशाही का अंत चाहने वाले उग्र सुधारवादियों और रूस में गणतांत्रिक बदलाव ने स्वयं को गुप्त संगठनों में संगठित कर लिया। उत्तर का एक संगठन था जिसका ठिकाना सेंट पीटर्सबर्ग में था और इसका दक्षिणी संगठन यूक्रेन के तुलेजिन नगर में स्थित था। इसमें सैन्य अधिकारियों का बोलबाला था। ये संगठन मात्र संवैधानिक विचारों से संतुष्ट नहीं थे, अपितु वे तो एक समतावादी तथा गणतांत्रिक बदलाव की आशा को लेकर संवैधानिकतावाद से भी आगे जाने की आकांक्षा रखते थे। ये जो है ये दिसंबरवादी लोग थे जिन्होंने 18 दिसंबर 1825 में सैन्य तरीके से तख्ता पलट करने की कोशिश करी थी, हालांकि इनका जो प्रयास था वो विफल रहा। अब ये वह समय था जब जार की मृत्यु ने सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी हस्तक्षेप की स्वीकृति मिल गई थी इसको। अंत में एक कठिन युद्ध के बाद रूस को तुर्की पर एड्रियानोपोल की संधि थोपने में सफलता मिल गई। इसने फिर संधि कहते हैं तुर्की ने जो सर्बिया है, डेन्यूबी है, इसके छोटे राज्य तथा यूनान की स्वायत्तता को स्वीकार कर लिया था। इस सब का परिणाम क्या हुआ कि जो मैटरनिक प्रणाली है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। फिर जो हालांकि जो ऑस्ट्रेलिया थी उस समय काफ़ी पावरफुल थी और इसने जैसे तैसे करके इटली और जो बाल्कन का जो अपना एरिया है उसमें अपने प्रभाव को बनाए रखा था। अंत में क्रांतिकारी विद्रोह की ताज़ा घटनाएं हुई तो इस प्रणाली को ध्वस्त होने में तनिक भी देर नहीं लगी। जैसे ही क्रांतिकारी घटनाएं हुई तो इनकी जो मैटरनिक प्रणाली थी वो ध्वस्त हो गई। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो इतिहासकार अर्नेस्ट ने ऐसा कहा है कि राष्ट्र एक आध्यात्मिक समुदाय है जो रोजमर्रा के विश्वास के मत के आधार पर अपने बीच एकता स्थापित कर रहा है। तो इसमें दोस्तों जो राष्ट्र की भावना है कि कैसे लोगों के अंदर में एक राष्ट्र की भावना उदय होता है कि जैसे हमारा भारत देश है तो भारत में रहने वाले सारे लोग एक देश को मानते हैं कि ये भारत है तो ये हमारा है। तो ये जो इतिहासकार है ये ऐसा मानते हैं कि ये जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी ये बहुत पहले की नहीं थी, प्राचीन समय में ऐसी कोई भावना नहीं थी। इसका जो राष्ट्रवाद की भावना है इसका पूरे देश में, पूरे दुनिया में जो उदय है वो आधुनिक काल में हुआ है। अब जोसेफ स्टालिन लिखते हैं कि एक राष्ट्र ऐतिहासिक रूप से निर्मित होता है जिसमें एक स्थायी समुदाय के लोग रहते हैं
और इसका निर्माण जो होता है समान भाषा है, क्षेत्र है, आर्थिक जीवन और मनोवैज्ञानिक बनावट, अर्थात कुल मिलाकर एक जो समान संस्कृति होती है उसके आधार पे एक राष्ट्र का निर्माण होता है, ऐसा जो है जोसेफ स्टालिन मानते हैं। अब जो राष्ट्रवाद के संस्थापक जो हैं उनको माना जाता है हैंस कोहेन। इनका मानना क्या है कि राष्ट्रीयताएं इतिहास की जीवित शक्तियों की उपज हैं, इसलिए ये अटल नहीं होती और इनमें हमेशा उतार चढ़ाव होता रहता है। ये मानते हैं कि जो राष्ट्रवाद है उसमें हमेशा उतार चढ़ाव होता रहता है। हालांकि काफी प्राचीन काल से ही राष्ट्र का विचार मौजूद था और 16वीं शताब्दी में तो निश्चित तौर पर इसके हमें प्रमाण भी मिलते हैं। आधुनिक इतिहासकार इस बात पर काफी हद तक सहमत हैं कि राष्ट्रवाद एक आधुनिक अवधारणा है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, एंडरसन है, अर्नेस्ट गेल्नर हैं और एरिक जो हॉब्सबॉम हैं, वो इस पर सहमत है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी परिघटना है जिसका उदय पश्चिमी यूरोप में 18वीं शताब्दी में हुआ और बाद में 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में दुनिया के अन्य भागों में इसका प्रसार हुआ। तो ऐसा ज़्यादातर जो राष्ट्रवादी हैं वो ये मानते हैं कि इसका जो उदय है राष्ट्रवाद का वो 18वीं शताब्दी में हुआ, उसके बाद यूरोप से ये पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद फैला। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय औद्योगिक पूंजीवाद या मुद्रण पूंजीवाद के साथ हुआ और इसमें कई कारक शामिल हुए, जैसे भाषा है, भाषा के आधार पे लोग एक दूसरे से जुड़े, जातीयता है उसके आधार पे जुड़े, धर्म है उसके आधार पर जुड़े समुदाय हैं, या राज्यों या कल्पित समुदायों के बीच स्पर्धा और प्रतियोगिता है, उसके हिसाब से भी लोग एक दूसरे से धीरे धीरे करके जुड़े और फिर इस तरह से जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है बिस्मार्कवाद। जिस व्यक्ति के इन नीति के बुनियादी ढांचों की सफल रूपरेखा प्रस्तुत की उसका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। ये 1863 में प्रसा के जो मंत्री अध्यक्ष बने और बाद में 1871 में एकीकृत जर्मन राज्य के अस्तित्व में आने के बाद उसके शाही चांसलर के पद पर रहे। अब सच ये है कि जो 1863 में बिस्मार्क को पूर्वी प्रसा से उसकी जागीर से वहां से इनको बुलाया गया था। अब उनको बुलाया इसलिए गया था कि सैन्य विस्तार के अत्यंत जो विवादास्पद मुद्दे थे उनको लेकर प्रसा की संसद में बहुमत प्राप्त उदारवादियों और सरकार के बीच मतभेद जो हो गया था, उसकी वजह से जो राजनीतिक और जो संवैधानिक संकट था उसका ये समाधान करें, इसलिए इनको वहां से प्रसा से बुलाया गया था। बहुमत जो था वो उदारवादियों का था। इससे समाज और अधिक सन्नीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में देखा। उन्हें भय था कि नागरिकों की सेना की कीमत पर नियमित सेना का विस्तार प्रसा के निरंकुश शासन के हाथों में दमन का हथियार बन जाएगा। तो जो उदारवादी वो ये मानते थे कि अगर सेना के हाथ में नियंत्रण रहेगा तो उससे जो हमारे नागरिक हैं इन सबका मतलब इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होगी। इस संदर्भ में जब प्रसा की सरकार समर्थकों के चुनाव को सुनिश्चित नहीं कर पाई तो प्रसा के सम्राट ने एक क्षण के लिए अपने बेटे को गद्दी सौंपने का विचार कर लिया। एक संवैधानिक राजतंत्र और जनमत पर आधारित एक निरंकुश शासन के बीच चुनाव करना था, तो जो उनकी जो जनता थी इन्होंने जो निरंकुश शासन था उसी को चुना और इसी संदर्भ में बिस्मार्क को जर्मन राष्ट्र के करिश्माई नेता के रूप में सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया। यही जो चुनाव था इसी ने इनको बिस्मार्क को इसमें एक जर्मन के राष्ट्रीय करिश्माई नेता के रूप में इनको प्रस्तुत किया था। बिस्मार्क और उसके उदारवादी आलोचकों के बीच अंततः जो समझौता हुआ उससे जर्मन राज्य का जो चरित्र था वो तय हुआ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है समाजवाद। कुछ विचारक थे जो उदारवादी विचारधारा को लेकर संशय में थे तथा उदारवादियों द्वारा निर्मित विकास के तरीकों को लेकर शंकाग्रस्त थे। इनमें सेंट सिमोन थे, चार्ल्स फ्यूरिये थे, रॉबर्ट ओवेन ने जो हमारी समाजवाद की चिंतन प्रणाली है इसका प्रतिनिधित्व किया और इन्हों का कहा जाता है जो आरंभिक समाजवादी थे इनकी गिनती उनमें होती है। यूरोप में समाजवादी विचारों के जन्म की तीक्ष्ण पृष्ठभूमि फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति ने प्रदान की। तो जो समाजवादी विचार है उनकी जो क्रांति औद्योगिक क्रांति ने कैसे उसको जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति जब हुई तो जो कारखाने वगैरह स्थापित हुए, उद्योग धंधे स्थापित हुए यूरोप में, तो वहाँ पे जो मजदूर वर्ग था उसका बुरी तरह से शोषण होता था। उनको कोई मिनिमम वेजेस नहीं मिलते थे, उनकी जो अनहाइजीनिक कंडीशंस थी उसमें वो काम करने पे मजबूर थे। फैक्ट्रियों में गर्मी होती थी बहुत ज़्यादा, वहाँ वो काम करने के लिए मजबूर थे। पीने के लिए पानी नहीं है और उनके लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, 12-12 घंटे उनसे काम कराया जा रहा था और उनको वेतन वगैरह भी उनके जो मेहनत थी उसके अनुरूप में नहीं मिल पा रहा था। कार्य, श्रम, उत्पादन का महत्व तथा राजनीति और समाज से उनके संबंध आरंभिक समाजवादियों की प्रमुख चिंताएं थीं। तो इनकी ये कुछ चिंताएं थीं।
सामाजिक असमानता है, बाल श्रम है, गरीबों की पीड़ा है, ये लोग इससे काफ़ी चिंतित रहते थे। औद्योगिक पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप नई अर्थव्यवस्था कामगार वर्ग के लिए नई तरह की समस्याएं लेकर आई। आरंभिक समाजवादियों ने पूंजीवाद पर हमला किए बिना दौलत के पुनर्वितरण के रास्तों की वकालत की। इन्होंने शुरुआत में जो जो पूंजीवाद थे उन पे उनके ऊपर दोषारोपण नहीं किया, बल्कि जो पैसा था, जो धन था, उसका पुनर्वितरण के जो रास्ते थे उनको खोजा और उनकी वकालत करी कि इस तरह से लोगों में जो है पैसा से एक किसी उस इनकम जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। वे इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था की इच्छा रखते थे जिसमें विभिन्न वर्गों के बीच सौहार्द हो। वे शांतिपूर्ण तरीकों तथा तार्किक चर्चाओं द्वारा परिवर्तन लाना चाहते थे। तो वो ऐसा चाहते थे कि जो समाज में सभी लोग हैं वो शांतिपूर्वक रहें और जो इनकम की जो आय की जो असमानता है वो एक दूसरे में बहुत ज़्यादा ना हो। आरंभिक समाजवादियों को यूटोपियन समाजवादी, ये किसने कहा था इनको? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे, उनके द्वारा कहा गया, क्योंकि आदर्शवादी सामाजिक रूपांतरण में भौतिकवादी दृष्टिकोण के विपरीत उनका विश्वास था। इनको कहा जाता था जो कल्पनावादी, काल्पनिक समाजवादी इनको कहा जाता था। और ये किसने कहा था? जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने कहा था इनको यूटोपियन। इन्होंने गरीब लोगों के शारीरिक और नैतिक सुधार के लिए समाज के पुनर्गठन पर जोर दिया कि जो हमारे गरीब तबके हैं उनका जो नैतिक सुधार वगैरह होना चाहिए, उसके हिसाब से हमारा समाज है उसमें कुछ परिवर्तन होने चाहिए थे। तो दोस्तों हमारी आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों अगर आप इस तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।